दुष्ट परी और जादुई फ्रॉक। परी लोक में रिया नाम की एक अमीर परी रहती थी। रिया परी बहुत ही दुष्ट थी। मुझे तो बस अमीर परियां ही अच्छी लगती हैं। मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। पता नहीं यहाँ पर गरीब परियां क्यों रहती हैं। अच्छा हो अगर सबके सब मर जाएं। रिया परी के घर में कोमल परी नाम की एक नौकरानी काम करती थी। कोमल परी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो नाटी थी, इसलिए बाकी परी उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन वह स्वभाव की बहुत अच्छी थी और दूसरों की मदद भी करती थी। सुन सोनिया, आज मेरा जंगल घूमने का मन है, इसलिए मेरे साथ तू भी चलेगी। लेकिन मालकिन, मैं आपके साथ जाकर क्या करूँगी? आप अकेली ही चले जाइए ना। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे जल्दी घर जाना है। सोनिया की ये बात सुनकर रिया को गुस्सा आ जाता है। 2 कौड़ी की गरीब नौकरानी, मैंने तुझसे पूछा नहीं है, तुझे आदेश दिया है। तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे मारकर उसी जंगल के जानवरों को खिला दूंगी। मजबूरी में सोनिया को रिया के साथ जाना पड़ता है। सुन नाटी नौकरानी, मुझे प्यास लगी है, जाकर मेरे लिए पानी ढूंढ कर ला। मालकिन, मैं जंगल में से पानी कहाँ से लाऊंगी? मैंने कहा ना, तू मेरे सामने जुबान मत चलाया कर। जितना बोलती हूँ उतना करा कर। अब जल्दी से जाकर मेरे लिए पानी लेकर आ। बेचारी रिया जंगल में पानी लेने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद सोनिया को एक नदी मिल जाती है। उसके बाद सोनिया नदी में से पानी लेती है और रिया के पास आती है। रिया पानी पीती है। चल अब यहाँ से। थोड़ी दूर चलने के बाद उन दोनों को एक बूढ़ी भिखारिन दिखाई देती है। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को दे दो बेटा। बूढ़ी भिखारन को देखकर रिया को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रिया बूढ़ी भिखारन को धक्का मारकर गिरा देती है। बदतमीज बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की और अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटा बोलने की। मुझे तेरे जैसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं, खुद मेहनत करके खा। तभी सोनिया उस बुढ़िया के पास जाती है और उनसे कहती है, दादी आप ठीक तो है ना? ये लीजिए, आप कुछ पैसे रख लीजिए। ये गरीब लोग बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। ए नाटी नौकरानी, अगर तेरा ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब वापस चलें। दोनों परियां जंगल से वापस चली आती है। एक दिन सोनिया की माँ सोनिया से कहती है, अरे सोनिया बेटी, कुछ दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से एक अच्छी सी फ्रॉक सिलूं, जिसे पहनकर मेरी बिटिया राजकुमारी लगे। अरे माँ, मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत नहीं है। आप बेकार का खर्चा बिल्कुल मत करो। आप अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी ले लेना। तू बस हमेशा दूसरों की ही चिंता करती रहती है, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। वहीं दूसरी तरफ, रिया बेटी, थोड़े दिनों बाद तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माँ, आपको तो पता ही है ना मेरी परी लोक में कितनी चलती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए परियों की दुकान की सबसे खूबसूरत फ्रॉक बनवाएं, जिसे पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगूं और सभी परियां मुझे देखती रह जाएं। जरूर बेटी, मैं तेरे लिए किसी अच्छे डिजाइनर से बोलकर अच्छी सी फ्रॉक बनवा दूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनिया और रिया का जन्मदिन आ जाता है। मालकिन, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं आऊंगी। जन्मदिन तो आज मेरा भी है। जन्मदिन है तो क्या, आज तुम काम पर नहीं आओगी? और वैसे भी तुम इतनी गरीब हो, क्या करोगी अपना जन्मदिन मनाकर? अब अपने काम पर लग जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मालकिन, मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए। सोनिया के इतना कहने पर रिया सोनिया को एक जोरदार चांटा मारती है। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चलाया कर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत कर। चुपचाप अपने काम पर लग जा, बोनी कहीं की। सोनिया उदास मन से अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद सोनिया की माँ वहाँ पर आ जाती है। देखो सोनिया बेटी, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए फ्रॉक सिल दी। जैसे ही तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो इस फ्रॉक को पहन लेना। वो सब देखकर रिया हंसने लग जाती है। क्या तुमने खुद ही ये फ्रॉक सिली है, गरीब कहीं की? हंसते हंसते रिया वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं माँ, उसकी बातों का बुरा मत मानिए, वो ऐसी ही है। आप इस फ्रॉक को मुझे दे दीजिए, मैं इसको थोड़ी देर बाद पहन लूंगी। जरा देख कर तो आऊं, उसकी माँ ने कैसी फ्रॉक सिली है। अगर इसकी फ्रॉक मेरी फ्रॉक से ज्यादा सुंदर हुई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रिया चुपचाप से सोनिया के फ्रॉक को निकाल कर देखती है। वाओ, इतनी सुंदर फ्रॉक,
ये तो सच में बहुत सुंदर है। मेरी फ्रॉक तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर उस गरीब की बच्ची ने इसे पहन लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे इसकी फ्रॉक को जलाना होगा। इतना सोचकर रिया सोनिया के फ्रॉक को आग लगा देती है और सोनिया वो सब देख लेती है। जी आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया मालकिन। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से ये फ्रॉक सिली थी और आपने एक पल में इसको जला दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है मालकिन, जो आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो? बकवास बंद कर गरीब। तू एक गरीब परी है, इसलिए गरीबों जैसे कपड़े पहन। रोते रोते सोनिया वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में जाकर बैठ जाती है। कितनी मेहनत से मेरी माँ ने मेरे लिए फ्रॉक सिली थी। अगर ये बात माँ को पता चलेगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। पेड़ के ऊपर बैठी दो चिड़िया सोनिया की सारी बातें सुन रही थी। ये तो बहुत ही सीधी सादी परी है और आज तो इसका जन्मदिन भी है और इसकी मालकिन ने इसकी फ्रॉक भी जला दी है। सच में इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद दोनों चिड़िया जादूगरनी की गुफा में जाते हैं। जादूगरनी अपने ध्यान में बैठी हुई थी। इस जादूगरनी के पास एक जादुई फ्रॉक है। हमें वो फ्रॉक चुराकर उस परी को दे देनी चाहिए। दोनों चिड़िया मिलकर उस जादुई फ्रॉक को ढूंढती है। आखिरकार उनको वो जादुई फ्रॉक मिल जाती है। दोनों चिड़िया जादुई फ्रॉक को लेकर सोनिया के पास आती है। सुनो परी, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसलिए हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। सोनिया उस फ्रॉक को देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी से उस फ्रॉक को पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही सोनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है, लंबी हो जाती है। थोड़ी देर बाद रिया परी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उसी जंगल में आती है। अरे रिया, वो देखो तुम्हारी नाटी नौकरानी, कितनी सुंदर फ्रॉक पहनी है उसने और वो तुमसे भी लंबी हो गई है। तुम्हारे कपड़े तो उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहे और तो और तुम उससे भी ज्यादा गरीब लग रही हो। अपनी सहेली की वो बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही सोनिया के सामने प्रकट हो जाती है। तू इतनी लंबी कैसे हो गई और तेरे पास इतनी अच्छी फ्रॉक कहाँ से आई? मैं तेरी इस फ्रॉक में भी आग लगा दूंगी, फिर देखती हूँ तू क्या पहनती है। इसके बाद रिया परी अपनी जादुई छड़ी से सोनिया के फ्रॉक में आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन रिया के साथ उल्टा हो जाता है। कोमल परी के फ्रॉक में आग लगाने के चक्कर में रिया के कपड़ों में आग लग जाती है और थोड़ी देर बाद रिया पूरी तरीके से गंजी हो जाती है और उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। दुष्ट परी, तुझे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था ना, अब तू जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी। इसके बाद रिया परी वहाँ से चली जाती है और सोनिया वहीं पर नाचने लग जाती है और अपने घर चली जाती है। बहुत समय पहले की बात है। हीरानगर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। परिवार में केवल ब्राह्मण की पत्नी सुलेखा और उसकी बेटी सीमा थी। खुद ब्राह्मण कई सालों पहले ही स्वर्ग सिधार गया था। एक तरफ ब्राह्मण की पत्नी सुलेखा थी, जो चाहती थी कि उसे कोई काम भी ना करना पड़े और उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए। दूसरी तरफ उसकी बेटी सीमा, वो भी बहुत आलसी थी। उसे भी पूरा टाइम सोना ही अच्छा लगता था, इसलिए उस परिवार में गरीबी जम के बैठी थी। एक दिन की बात है, सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ, ओ माँ, कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सीमा की ये बात सुन उसकी माँ गुस्से में कहती है, पूरा टाइम खाट पर लेटे लेटे खाट तोड़ती रहती है, कुछ काम कर लिया कर। कुछ काम करेगी तभी घर में कुछ खाने को आएगा ना। लेकिन माँ, मैं भूखे पेट काम कैसे करूँगी? आप कुछ तो खाने के लिए दे दो। सुलेखा सीमा के लिए घर में खाना ढूंढने जाती है, लेकिन घर में अन्न का एक दाना नहीं था। सीमा को भूखे पेट ही घर से बाहर आना पड़ता है। अपनी माँ से तो वो ये कहकर निकलती है कि काम ढूंढने जा रही है, लेकिन वो जंगल में जाकर पेड़ से फल तोड़कर खाने लगती है। बड़े ही स्वादिष्ट फल है, अब तो मैं यहाँ रोज फल खाने आया करूँगी। मेरा तो पेट भर गया। एक काम करती हूँ, घर जाकर आराम कर लेती हूँ। नहीं, अगर घर गई तो माँ समझ जाएगी कि मैंने आज भी कोई काम नहीं ढूंढा। यहीं पेड़ के नीचे विश्राम कर लेती हूँ। सीमा उसी पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगती है। लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है।
अचानक से शाम को उसकी आँख खुलती है और वो अपने घर आ जाती है। घर आने पर उसकी माँ उससे कहती है, कहाँ रह गई थी तू? कोई काम मिला या नहीं? नहीं माँ, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं सोने जा रही हूँ। सीमा घर जाकर फिर से सो जाती है। अगली सुबह सीमा उठती है और अपनी माँ को झूठ बोलकर कि वो काम की तलाश में जा रही है, दोबारा से जंगल के उसी पेड़ के पास जाती है और फल खाकर वहीं सो जाती है। लगातार 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सीमा पेड़ के पास बैठी थी और मन में सोच रही थी, रोज रोज एक ही फल खाकर मैं तो उब गई हूँ। काश कि मैं स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा सकती, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा सोचकर सीमा पेड़ से फल तोड़ लेती है और खाने लगती है। वो फल का एक बाइट खाती और अपने मन में सोचती, ये है मेरी पूड़ियाँ। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद उसने फल का दूसरा बाइट खाया और बोली, ये मैंने खा ली खीर। अरे वाह, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। इसी तरह सीमा फल के हर एक निवाले में अलग अलग प्रकार के पकवान सोचती और आंखें बंद करके स्वाद लेती रहती। तभी अचानक से वहाँ बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उस पेड़ से आवाज आने लगी, कन्या, मैं तुम्हारे संतुष्ट से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे, आप पेड़ होकर बोल सकते हो? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जरूर आप कोई दिव्य शक्ति हो। मैं एक दिव्य शक्ति ही हूँ कन्या। कहो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पेड़ जी, आप जो कुछ देंगे मुझे वो स्वीकार होगा। तथास्तु। ऐसा कहकर पेड़ चुप हो गया। तभी पेड़ में से ढेर सारे स्वादिष्ट खाने के पकवान बाहर निकलने लगे। इतने सारे पकवान देखकर सीमा बहुत खुश हुई। अरे वाह, मुझे तो यही सब खाने का मन कर रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी। पहले मैं खुद पेट भर के सब कुछ खा लूंगी, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा वो माँ के लिए लेती जाऊंगी। सीमा ने सारा पकवान स्वाद ले लेकर पेट भर खाया और फिर जो खाना बचा उसे लेकर माँ के पास आ गई। माँ, जरा देखो तो आज मैं कितना कुछ कमा कर लाई हूँ। इतने दिनों बाद तुमने कुछ पैसे कमाए और उनसे ये व्यंजन ले आई? तू सच में कभी नहीं सुधरेगी। माँ, एक बार इन व्यंजन को खाकर तो देखो। सुलेखा ने जैसे ही खाना खाया उसका मन खुश हो गया। अरे वाह, कितना सुगंधित और स्वादिष्ट पकवान है। कहाँ से लाई तू ये सब? अरे माँ, तुम पकवान खाने से मतलब रखो ना। मैं कहाँ से लाई, किससे लाई, इन सब से तुम्हें क्या मतलब? सीमा की ये बात सुन सुलेखा ने उससे कोई सवाल नहीं किया और चटकारे मार मार के खूब सारा खाना खाया। बहुत सारा खाने के बाद उसका पेट भर गया। तब वो अपनी बेटी से बोली, सुन बेटी, मेरा तो पेट भर गया। एक काम करते हैं, बाकी का बचा खाना आस पड़ोस में बांट देते हैं। ठीक है माँ, आप रात के लिए थोड़ा सा खाना निकाल लो, बाकी सारा आस पड़ोस में बांट दो। सुलेखा ने रात का खाना निकाल कर बाकी सारा खाना अपने आस पड़ोस में बांट दिया। खाना खाकर उसके आस पड़ोस के लोग बहुत खुश हुए। उन्हें खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन सीमा फिर से सुबह सुबह उसी पेड़ के पास पहुंच गई। पिछले दिन की तरह उसने वैसे ही फल का निवाला चबाते समय स्वादिष्ट व्यंजन को याद किया। थोड़ी ही देर में उस पेड़ से फिर से आवाज आने लगी। तब सीमा बोली, प्रणाम पेड़ जी, कल आपकी कृपा से हमने ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान खाया। क्या आज भी आप मुझे उतना ही स्वादिष्ट पकवान दे सकते हो क्या? हाँ हाँ कन्या, क्यों नहीं। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया और पिछले दिन की तरह फिर से पेड़ में से ढेर सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन निकलने लगे। सीमा ने खुशी खुशी झटपट पेट भर पकवान खा लिया। मन भर खाने के बाद वो खाना लेकर फिर से अपने घर को चली गई। जब वो घर पहुंची तो उसे देखकर उसकी माँ बोली, अरे आज तो सुबह सुबह उठकर बाहर चली गई थी, ऐसा क्यों? माँ, मैं अपने लिए और आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लेने गई थी। अच्छा जी, फिर आज क्या क्या लेकर आई है, दिखा तो जरा। सीमा ने अपनी माँ को पकवान दिखाया। पकवान देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। उसने अपनी बेटी से कहा, अरे सीमा, तू रोजाना कहाँ से इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान ला रही है, बता तो सही मुझे। नहीं माँ, मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकती हूँ। तुम बस आम खाओ, गुठली मत गिनो।
ठीक है। सुलेखा खुशी खुशी पेट भर पकवान खाती है। उसने अपनी बेटी से ज्यादा सवाल नहीं किया, क्योंकि उसको बैठकर खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। बिना मेहनत के रोजाना उसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान मिल रहे थे और उसे क्या चाहिए था। सुलेखा ने पेट भर खाना खाने के बाद उन्हें एक टोकरी में भर लिया और सर पर रखकर उसे बाहर बेचने के लिए निकल गई। पकवान ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान ले लो, ऐसा पकवान आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। देखते ही देखते सुलेखा के सारे पकवान बिक गए। एक औरत ने सुलेखा से कहा, एक बात बताऊं बहन, तुम जो पकवान लेकर आती हो इतना स्वादिष्ट होता है कि क्या बताऊं। मन करता है रोज ऐसा ही पकवान खाऊं। तुम रोज ऐसे पकवान ले आया करो। ठीक है बहन जी, मैं कल फिर से आऊंगी। सुलेखा बहुत सारे पैसे लेकर घर पहुंच गई। उसने अपनी बेटी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। अगले दिन सुलेखा सुबह 4 बजे से ही सीमा के कान खाने लगी। अरे बेटी उठ, जल्दी जा पकवान ले आ, कहीं पकवान बटना बंद ना हो जाए। सोने दो ना माँ, इतनी सुबह सुबह नहीं जाना मुझे, थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। इतने वर्षों बाद में तूने पहली बार तो कुछ ढंग का काम करना शुरू किया है, उस पर भी जाने में आनाकानी कर रही है। उठ जल्दी और जल्दी से जाकर पकवान ले आ, नहीं तो मुझे बता दे कहाँ मिलता है ये पकवान, मैं ले आऊंगी। क्या माँ, तुम तो चैन से सोने भी नहीं देती हो। लो उठ गई, जा रही हूँ। सीमा ने उस पेड़ के पास जाकर वैसा ही किया और हर बार की तरह पेड़ ने उसे ढेरों स्वादिष्ट व्यंजन दे दिए। अब तो ये रोज का नियम हो गया था। सीमा की माँ उसे रोज सुबह सुबह उठा देती और सीमा पेड़ से ढेर सारा भोजन लेकर घर आ जाती और उन भोजनों को सुलेखा गांव में बेच देती थी। इसी तरह बहुत समय बीत गया। एक दिन पेड़ ने अपने मन में सोचा, मैंने इस कन्या की गरीबी देखकर और इसकी संतुष्टि देखकर इसको ढेर सारा व्यंजन देने का निश्चय किया था, परंतु ये लड़की गरीबी के साथ साथ महाआलसी भी है। अब मुझे इन दोनों माँ बेटी को मजा चखाना पड़ेगा, वरना ये आलस और इसकी माँ लालच का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसकी लालची माँ इन्हीं पकवानों को बेच बेच कर पैसा कमा रही है और इस गरीब कन्या को जबरदस्ती मेरे पास भेज देती है। अगले दिन जब सीमा पेड़ के पास आई तो उसने वैसे ही फल को चबा चबा कर खाना शुरू किया और आंखें बंद करके बैठ गई। तभी पेड़ ने कहा, कन्या, तुम बहुत आलसी हो गई हो और तुम्हारी माँ मेरे दिए हुए पकवानों को बेचकर खूब पैसा कमा रही है। उन पैसों से चाहो तो तुम अपने लिए स्वयं खाना खरीद सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे पास भेज देती है। तुमने आज तक अपनी माँ से पूछा भी नहीं कि तुम्हारी माँ पकवानों के साथ क्या करती है। अब मैं तुम्हें पकवान बिल्कुल नहीं दे सकता, चली जाओ यहाँ से। सीमा पेड़ के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में ही पेड़ पर ढेर सारे पत्थर उग गए और उसमें से बहुत सारे पत्थर निकलने लगे और उन पत्थरों से सीमा की पिटाई होने लगी। काफी मार खाकर सीमा गिरने ही वाली थी कि तभी, मेरे साथ ये सब माँ की वजह से हो रहा है। उन्होंने इतना लालच किया, मैं अकेली इसकी सजा क्यों भोगूं? मैं माँ को भी यहाँ लेकर आती हूँ। आखिर माँ ने भी तो पकवानों का बहुत आनंद उठाया है। सीमा किसी तरह भागती हुई घर को गई और झूठ बोलकर अपनी माँ को पेड़ के पास ले आई। पेड़ के पास आते ही उसकी माँ ने कहा, तूने तो मुझे कहा था कि तू स्वादिष्ट पकवान के लिए मुझे लेकर आ रही है, लेकिन यहाँ तो ये पत्थरों का पेड़ है। ऐसा पेड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तभी जादुई पत्थर के पेड़ में से पत्थर निकलने लगते हैं और सुलेखा की भी उससे पिटाई होने लगती है। अरे कोई बचाओ मुझे दर्द हो रहा है। अरे सीमा बिटिया, बचा लो मुझे। माँ, आपने मुझे अच्छी बातें क्यों नहीं सिखाई? आप मुझे बार बार उकसाती रही कि जाओ और पकवान लेकर आओ, और तुम उन पकवानों को बेच बेच कर उनसे पैसे कमाती रही। तुमने मुझे ये बात भी नहीं बताई, उन पैसों से हम अपने लिए खाना खुद खरीद सकते थे ना माँ। मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं लालच कभी नहीं करूँगी। माँ, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? इस गलती में मैं भी आपके बराबर की भागीदारी हूँ। हम दोनों को मिलकर पेड़ से माफी मांगनी चाहिए। सीमा और सुलेखा मिलकर पेड़ से माफी मांगते हैं। पेड़ उन दोनों माँ बेटी को माफ कर देता है और उसके ऊपर जो पत्थर लगे हुए थे उन्हें सोने का बना देता है और दोनों माँ बेटी को दे देता है। अब सुलेखा और सीमा सुधर चुकी थी। वो उन पत्थरों को सुनार को बेच देती है
और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे बाकी गरीब लोगों की मदद करती है। एक पैसा भी वो अपने ऊपर खर्च नहीं करती। दोनों माँ बेटी अपने खर्चे के लिए मेहनत करने लगती हैं, काम ढूंढती हैं और काम करती हैं। इस तरह जादुई पत्थर के पेड़ की वजह से उन दोनों को अकल आ जाती है और वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।